नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर फिर से आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कंटिन्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए उसको हम सिस्टम का प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास वगैरह वगैरह, ये सारे सिस्टम के प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टी कितने तरीके का होता है? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, यानी दो तरह का ये प्रॉपर्टी होता है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं हम, ये है क्या। मान लीजिए ये एक सिस्टम है जिसका मास स्मॉल m, वॉल्यूम v, टेम्परेचर T, प्रेशर P और डेंसिटी ρ से हम लोग इसको डिनोट किए। अब अगर मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को आधे पार्ट से बांट देते हैं, यानी आधे आधे भाग में बांट देते हैं। ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं वो हाफ हाफ सेपरेट करता है इसको। अब इन सारे चीजों पे क्या होगा जरा देखिए। मास क्या होगा इस पूरे चीज का, तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, m/2 m/2। वॉल्यूम फिर दो पार्ट में बटेगा, v/2 v/2। टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर भी सेम रहेगा और डेंसिटी भी सेम रहेगा। प्रैक्टिकली इसको समझते हैं जरा। मान लीजिए रूम है। अब इस रूम को दो पार्ट में बांट दीजिए आप, और जरा इस रूम के एयर के बारे में कंसिडर कीजिए। क्या होगा? जैसे ही दो पार्ट में बांटिएगा, पार्टीशन कीजिएगा, तो आधे आधे पार्ट में, तो आधा जो एयर का जो मास है इधर आधा और उस पार्टीशन के उस साइड आधा, यानी मास बढ़ जाएगा। उसी तरह वॉल्यूम क्या है? एक साइड में आधा फिर दूसरे साइड में आधा। टेम्परेचर, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर था तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी रहेगा और उधर भी रहेगा। प्रेशर भी सेम रहेगा। 1 एटमॉस्फेयर में अगर इस सारे चीज को आप देख रहे हैं तो इधर भी 1 उधर भी 1। और डेंसिटी एज यूजुअल, जो एयर का डेंसिटी रहता है यहां भी वही रहेगा और उधर भी वही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब जरा डेफिनेशन वाइज समझते हैं क्या। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि शेप और साइज, सिस्टम के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए आधा आधा, अगर आधे भाग में बांटे तो आधा आधा हो गया। अगर तीन पार्ट में बांटते तो ये तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट हो सिस्टम के, उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जनरली अपर केस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अपर केस लेटर का इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लिखने के लिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जनरली लोअर केस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां आप देखिए मास एक्सेप्शन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये स्मॉल से लिखा जाता है। और यहां प्रेशर और टेम्परेचर इसमें एक्सेप्शन है, जहां पे कैपिटल का यूज किया जाता है। अब अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाले चीज को मास से अगर डिवाइड कर देते हैं आप, तो उसका एक अलग नाम होता है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे यहां पे मान लीजिए कैपिटल ई यहां पे टोटल एनर्जी को दिखा रहा है सिस्टम के, और उसको अगर मास से डिवाइड कर दिए हैं तो ये जो स्मॉल ई हो गया, ये स्पेसिफिक टोटल एनर्जी इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूम पे। कंटिन्यूम क्या है? जैसा कि नाम से हम लोग समझ सकते हैं, कंटिन्यूम का मतलब कंटिन्यूअस होता है। ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा चीज जो थ्रू आउट होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम लोग कंटिन्यूम के आधार पर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट होता है, वहां भी हम लोग पानी को एज्यूम करते हैं, कंटिन्यूम के आधार पे ही स्टडी करते हैं वहां पे। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स होते हैं, और उस गैप्स के बाद वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है मॉलिक्यूल्स। लेकिन बल्क वे में अगर हम लोग स्टडी करें उसको, तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसका प्रॉपर्टी यूनिफॉर्मली या होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट में। और यही मेन आधार है कंटिन्यूम को इंप्लीमेंट करने का।
अब जरा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर लेवल का बात क्यों यहाँ पे आया, या मॉलिक्यूल्स इसके बीच का गैप्स क्या इतना ज़्यादा होता है कि इसको कंसीडर करना ना करने के आधार पे हमारा थ्योरी चेंज हो सकता है। तो देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का जो डायमीटर होता है तकरीबन 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और उसका मीन फ्री पाथ MFP तकरीबन 0.063 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। यानी मीन फ्री पाथ को हम लोग रफ वे में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बीच का जो डिस्टेंस होता है फर्स्ट कॉलिजन का, उसको हम लोग उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो देखिए तकरीबन 200 गुना ज्यादा, इससे 200 गुना ज्यादा इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे से टकराने के लिए। कितना ज्यादा डिस्टेंस है ये, इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस स्केल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। वैसे एक मोटा थ्योरी यानी रफ वे में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कंटिन्यूम थ्योरी ये कहता है कि अगर किसी चीज का डायमीटर, जो भी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका अगर डायमीटर बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू मीन फ्री पाथ, तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूम सिद्धांत को समझ सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहां पे वो सारे थ्योरीज या लॉ को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इस सिद्धांत को फुलफिल करता है। लेकिन एक चीज देखिए, ऑक्सीजन के केस में यहां पे थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा है। यानी यहां पे डायमीटर और मीन फ्री पाथ के बीच का जरा सा देखिए क्या है, 200 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमीटर के। तो ऐसा इसलिए है, लेकिन यहां पे हम लोग कंटिन्यूम इस्तेमाल किए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इतने वॉल्यूम में 1 mm³ वॉल्यूम में अगर आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तकरीबन 3 × 10⁻16 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यानी लगभग अगर आप देखिएगा तो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस कंटिन्यूम थ्योरी का या सिद्धांत का यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं या इसमें हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब मान लीजिए कि ऐसा ना हो, यानी ये चीज उलट जाए, यानी मीन फ्री पाथ ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू डायमीटर के, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स उसके बीच का जो गैप्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसे चीज में हम लोग प्रॉपर्टी का स्टडी करना हुआ तो वहां एक दूसरा थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी। वहां पे ये थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। वैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हाइट अगर ऊपर चले गए या वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया बहुत ज्यादा, तो वहां पे मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल्स के डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एयर के केस में अगर 100 किलोमीटर सरफेस से ऊपर जाते हैं आप, तो मीन फ्री पाथ तकरीबन 0.1 मीटर के करीब हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। एंगस्ट्रॉम का कंपैरिजन हम लोग मीटर से कर रहे हैं, कितना ज़्यादा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात समझ लीजिए कि हमारा कंसर्न इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा कंटिन्यूम थ्योरी में ही हम लोग अपने प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं, खासतौर से इंजीनियरिंग का जितना भी होता है। इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है सारे लोगों को पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ कंसर्न दो चीज से है, गैस की डेंसिटी, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी से। यानी हमको जानना भी ये है इंपॉर्टेंट कि जो गैस का डेंसिटी होता है प्रेशर और टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, और लिक्विड और सॉलिड का कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए जो गैस का डेंसिटी होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रेशर बढ़ा तो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड ये टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड करता है एज कंपेयर टू प्रेशर। प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उस पर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए वाटर के केस में अगर टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखे हुए हैं और उसके प्रेशर को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा के 100 एटमॉस्फेयर कर दिया, यानी 100 टाइम्स अगर बढ़ा देते हैं, तो जो उसके डेंसिटी पे कितना फर्क पड़ता है, 0.5% का फर्क पड़ता है, जो कि काफी कम है। अब अगर जरा प्रेशर को हम लोग फिक्स कर दिए और टेम्परेचर को बढ़ा दिए, कहां से कहां तक, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाते हैं हम लोग टेम्परेचर, तो उसका जो डेंसिटी है 2.3 टाइम्स, देखिए कितना डिफरेंस है।
इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो लिक्विड है या सॉलिड है वो टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करता है एज कंपेयर टू प्रेशर। अब एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब ये है क्या? तो रिलेट, जैसा कि नाम बता रहा है रिलेटिव डेंसिटी, किसी चीज के साथ रिलेट करके उसके डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है। वैसे यूनिटलेस होता है लेकिन कहीं कहीं पे इसका यूनिट भी इस्तेमाल किया जाता है वाटर से कंपेयर करने के लिए। अच्छा हाँ, वाटर और गैस के लिए हम लोग जनरली एयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले समझ लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो किसी चीज का भी डेंसिटी अगर हम लोग वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको उस चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी ऑयल का निकालना है तो उसका डेंसिटी लिखेंगे हम लोग और डिवाइड कर देंगे डेंसिटी किसके? वाटर के डेंसिटी से। जैसा कि आप लोगों को पता है वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो कि कांस्टेंट है। तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर कोई गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा तो यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर लेना पड़ेगा और उस गैस का डेंसिटी, फिर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जहां 1 से कम हुआ तो वो चीज पानी में तैरने लगेगा। जैसे ऑयल वगैरह के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होता है, पॉइंट में आएगा, 0.5, 0.2, 0.3 वगैरह। तो उस केस में क्या होता है, वो तैरने लगता है। ऑयल को देखिए पानी में डालिएगा तैरने लगता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है। तो जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कम होगा तो वो तैरेगा, ज्यादा हुआ तो सिंक कर जाएगा, डूबेगा। कंडीशन अलग अलग है, फ्लोट भी करता है लेकिन वो अलग कंडीशन है। लेकिन अगर कम हुआ तो श्योर तैरेगा उसमें। अब एक अलग टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफिक वेट कहते हैं किसी चीज का। टर्म सुने होंगे आप लोग। उसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। जनरली वाईएस से डिनोट किया जाता है इसको, और ये होता है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसके बारे में भी आप स्पेसिफिक वेट निकालना चाह रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। इसको हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं उस सब्सटेंस का। अब दो और टर्म आता है जिसको कि हम डिफाइन कर देना चाहते हैं यहाँ पे, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। जनरली इनकंप्रेसिबल लिक्विड और सॉलिड को हम लोग कहते हैं, और कंप्रेसिबल गैस को कहते हैं हम लोग। क्यों, क्या आधार है? इसको मेनली डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग ऐसा कहते हैं। अगर जिसका डेंसिटी चेंज हो उसको हम लोग कंप्रेसिबल कहेंगे, और अगर डेंसिटी प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसका चेंज नहीं होता है तो उस केस में उसको हम लोग इनकंप्रेसिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड के केस में अगर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट होता है उसका, इसलिए हम लोग लिक्विड को जनरली इनकंप्रेसिबल कहते हैं और गैस को हम लोग कंप्रेसिबल कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कोई अलग टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।